स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 से ही लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम पुनः विमाओं का उपयोग पढ़ेंगे। विमाओं का 3 उपयोग होता है, जिसमें हम लोगों ने एक उपयोग पढ़ लिया था, जो कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना था। आज हम दूसरे और तीसरे उपयोग को पढ़ेंगे। हम देखें, समीकरण के संतुलन की जांच करेंगे हम लोग और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो देखिए, पहला पॉइंट देखना, समीकरण के संतुलन की जांच। यहाँ पर 2 नंबर डालने का क्या रीजन है? हम लोगों ने एक उपयोग पहले पढ़ रखा है और दूसरे और तीसरे उपयोग को हम लोग पढ़ेंगे। तो संतुलन की जांच करने का क्या अर्थ है, इसे हम जानें। देखिए, भौतिकी में या किसी भी ब्रांच में, साइंस के किसी भी ब्रांच में जो फार्मूले बनते हैं, वो सभी फार्मूलों में जितनी राशियां आई होती हैं, सबकी विमाएं सेम होनी चाहिए। मतलब ये कि कोई भी समीकरण विमीय रूप से क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। अर्थात ये कि एक जैसी राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं या परस्पर संबंधित कर सकते हैं। अगर राशियों की विमाएं अलग अलग है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना ही उन्हें हम संबंधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण के संतुलन की जांच करेंगे। इसके लिए एक हम लिखते हैं समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत। तो ये समांगता का सिद्धांत होता क्या है, इसे हम जानेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि समान विमा वाली राशियों को ही हम परस्पर संबंधित कर सकते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी भी समीकरण में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की जो राशियां होती हैं, उनकी विमाएं हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर उनकी विमाएं इक्वल नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, ये या वह समीकरण संभव नहीं होगा। तो ये बताता है समानता का सिद्धांत कि ऐसे हम समझ सकते हैं, समान विमा वाली राशियों को ही परस्पर संबंधित कर सकते हैं। परस्पर संबंधित किया जा सकता है या कर सकते हैं। अर्थात अगर राशियां एक जैसी विमा की नहीं है, राशियों की विमाएं समान नहीं है, तो फिर हम उन्हें संबंधित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर संतुलन की जांच करने का मतलब है, हम क्या करेंगे? समीकरण के दाएं और बाएं पक्ष की विमाओं को लिखेंगे। अगर दाएं और बाएं पक्ष की विमाएं बराबर है तो वह इक्वेशन सत्य माना जाएगा, अन्यथा वह इक्वेशन असत्य है या अशुद्ध कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, इस बात को हम एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पर कोई भी, जैसे आपने गति का समीकरण पढ़ा है, देखिए गति का मान लीजिए आपने द्वितीय समीकरण पढ़ा है। द्वितीय समीकरण जो कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट में एक क्वांटिटी S है और राइट में ut और हाफ AT दो अलग अलग क्वांटिटी है। पर बीमा ये बताता है कि वास्तव में ये ut भी क्या है? बिल्कुल यस ही है, और हाफ AT स्क्वायर भी क्या है? यस ही है। यानी विमीय दृष्टिकोण से ये तीनों जो राशियां हमको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों एक ही हैं, और यही हमें समीकरण के संतुलन की जांच करनी है। तो इसमें हम करते सिर्फ ये है कि समीकरण में आए हुए सभी राशियों का विमा लिखते हैं और ये देखते हैं कि सबकी विमाएं एट लास्ट इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे बाएं पक्ष में देखिए दूरी है। यहाँ क्या है? यश की विमा। अगर हम यश की विमा लिखें तो हमको पता है कि दूरी है, और दूरी की विमा क्या होती है? L होती है। राइट साइड में चलिए देखते हैं हम ut। यहाँ देखिए ut की विमा लिखे हम, ut की विमा। ध्यान से देखेंगे, u मतलब
वेग होता है और वेग की बीमा आपको बताया गया था कि एल टी पर -1 होता है और टी हमारा टाइम है और टाइम की बीमा भी आप जानते हैं टी होता है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो टी पर -1 और टी जो है कैंसिल हो जाएगा, एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, एल मिलेगा। तो देखिए एस की बीमा हमने एल पाया था और यूटी की भी बीमा कितनी हो गई, एल हो गई। ये माइनस इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए टी पर -1 है और इस टी पर क्या है, +1 है। आप जानते हैं आधार बराबर होता है तो घात जो होते हैं वो जुट जाते हैं। तो देखिए टी पर क्या होगा, -1 +1, तो टी पर हो जाएगा 0 और किसी भी संख्या पर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से ये गायब हो जाएगा और सिर्फ हमें एल बचेगा। ये हो गया। अब तीसरी क्वांटिटी हमारे पास हाफ AT² है। तो हाफ जो यहाँ पर 1/2 दिख रहा है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो हम केवल ए और टी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिखेंगे AT² की बीमा, AT² की बीमा। तो देखिए ए हमारा त्वरण है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसका बीमा हो जाएगा LT पर -2 और टी टाइम है, टाइम का टी होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे -1 + 1 कैंसिल हुआ था वैसे -2 + 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा कितना, एल। तो देखिए बाएं पक्ष में केवल एस था जिसकी बीमा एल थी, दाएं पक्ष में यूटी था, हाफ AT² था। देखने से ये बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटी दिख रही हैं पर वास्तव में ये कुछ अलग नहीं है, जो यस है वही सब है। देखिए यल यहाँ भी है, यूटी की भी बीमा एल मिली और AT² की बीमा भी एल मिली। अब आपने देखा है कि समान बीमा वाली राशियों को ही परस्पर संबंधित कर सकते हैं। तो देखिए देखने से ये यूटी दिख रहा है पर निकला क्या, यस ही निकला, क्योंकि बीमा क्या है, एस के बराबर है। देखने से AT² दिख रहा है लेकिन इसकी बीमा क्या निकली, एल, जो कि किसकी बीमा है, एस की। तो ऐसे में राइट की दो क्वांटिटी जो कि डिफरेंट दिख रही थी वास्तव में क्या मिला, हमें सेम मिला। अर्थात जो क्वांटिटी राइट में है वही लेफ्ट में है, वही क्वांटिटी राइट में भी होते हैं। इसका पूरा मतलब कि जितने भी इक्वेशंस होते हैं उन सब में लेफ्ट और राइट की जो डायमेंशंस होते हैं, जो बीमी सूत्र होता है वो बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन गलत मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी फार्मूला जो जानते हैं उस फार्मूले की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है या गलत है। तो ये था एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया मैंने कि गति के समीकरण की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वह समीकरण सही है अथवा गलत है। सही गलत होने में बस करना क्या है, हम देख लेंगे कि अगर बीमा बराबर नहीं आता है, अलग अलग, देखिए प्लस में है तो अलग अलग और गुणा में होता तो एक साथ, तो इस तरह से हो गया ये। अब देखिए इसी को हम एक अलग एग्जांपल से बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमने आपको एक इक्वेशन दे दिया और कहा आप जांच करके बताइए ये सही है कि गलत है। जैसे हम एक समीकरण दे रहे हैं आपको, F बराबर mv²/r। बस ये जानना जरूरी है कि जो क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे m है द्रव्यमान है, v आपका यहाँ वेलोसिटी है और r है जो रेडियस है, f आपका बल है। हमें बताना है कि यह सत्य है या नहीं, हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। हम जानना चाहते हैं कि यह इक्वेशन गलत है कि सही है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हम दोनों पक्ष की राशियां जो हैं उनके बीमाओं को लिखेंगे और अगर दोनों पक्ष की बीमाएं बराबर हो जाती हैं तो फिर ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में देखिए F क्या है, F बल है, तो हम इस बल की बीमा लिखें। इसके लिए आपको बताया गया था शुरू में कि कुछ राशियां हैं जिनकी बीमा हमें याद रखना पड़ेगा। तो बल की बीमा आपको पता होगा क्या होता है, M L T पर -2, ये बल की बीमा हो गई। ये क्या है, एक तरह से देखें तो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट की बीमा लिखेंगे। देखिए mv²
आर की बीमा लिखेंगे। तो mv स्क्वायर बाई आर की बीमा हमें लिखना है। तो देखिए यम क्या है, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा m होती है। v चाल है, तो चाल की बीमा की वेग या चाल की बीमा lt पर -1 होता है, और इसका ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम। और बटा में हम देख रहे हैं यल आर है, दूरी, दूरी की बीमा n मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ l का स्क्वायर और t पर -2 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यम l का स्क्वायर और t पर -2 और अपान में है हमारे पास l। देखेंगे अब इस l स्क्वायर, ये जो l स्क्वायर है, इस l से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिल जाएगा यम यल t पर पावर -2। अब आप कंपेयर करके देख लें, एम एल टी पर -2 यहाँ भी है, एम एल टी पर -2 यहाँ पर भी है। इट मीन्स कि जो हमारा इक्वेशन गिवन है ये क्या है, करेक्ट है, ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, अर्थात सत्य है। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को बता सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स लेकर देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम आपसे कह दें कि यही f बराबर हम कह दें एम स्क्वायर, इसकी जांच करनी है, इसकी सत्यता की जांच हमको करनी है, बताना है ये गलत है कि सही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखेंगे। LHS देखिए, LHS है क्या, f की बीमा हम लिख कर देखें। अभी अभी हमने f की बीमा लिखा था MLT पर -2, ये हो गया। और हम राइट हैंड साइड की बीमा लिखेंगे, देखिए जो कि कितना है, m स्क्वायर की बीमा। समीकरण में आई हुई राशियों के विषय में जानना बहुत जरूरी है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f जो है बल है, m जो है द्रव्यमान है, ये बात आपको बताया जाता है, ये बात आपको दिया जाएगा कि कौन राशि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो a है वो त्वरण है। इतना अगर आप जान रहे हैं तो देखिए बल का तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये यम है, यम का यम ही होता है। त्वरण का हमारे पास बीमा होता है LT पर -2, ये आपको पता होना चाहिए त्वरण की बीमा। इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इतना मिलेगा, यम L का स्क्वायर और T पर -2। अब आप देखिए कि जो LHS की बीमा MLT पर -2 है, RHS के बीमा के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ LHS नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा है वो राइट हैंड साइड के बीमा के क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए जो ये इक्वेशन है वो क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि यह बराबर m स्क्वायर क्या है, अशुद्ध है या असत्य है। तो ऐसे हम किसी भी समीकरण का परीक्षण कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वह इक्वेशन रॉन्ग या राइट है। जो भी है हम उसे आसानी से बता सकते हैं। तो ये समीकरण के संतुलन की जांच करना है। इसमें आपने देखा कि समान बीमा वाली राशियों को ही हम परस्पर संबंधित कर सकते हैं, इट मीन्स की जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। ऐसे भी समझ ले गुणा अथवा भाग कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देने की है। आप ध्यान देंगे कि जब भी कोई इक्वेशन दे और कह दे कि आप इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाओं को लिख देंगे। अगर दोनों पक्ष की बीमा इक्वल आ जाती है तो वो क्या है, सही समीकरण है, नहीं तो गलत। अगर प्लस माइनस से जुड़े हैं तो अलग अलग लिखते हैं, केवल गुणा से जुड़ा है, भाग से जुड़ा है तो एक ही साथ निकाल देते हैं। तो देखिए m स्क्वायर गुणा में है, अभी अभी हमने आपको बताया mv स्क्वायर बटे r, इसमें गुणा और भाग दोनों है।
हमने s बराबर आपको ut प्लस हाफ at स्क्वायर के विषय में समझाया। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर देखिए प्लस से रिलेटेड है, तो इस तरह से प्लस माइनस गुणे भाग जिससे भी रिलेटेड हो, अगर प्लस माइनस है तो अलग अलग करते हैं, गुणा भाग से है तो एक साथ कर देते हैं। तो यह है विमाओं के समान जांच करना। अब हम देखेंगे अब हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जो विभिन्न भौतिक राशियां दी जाएंगी, हमें उसमें संबंध स्थापित करना होगा। तो इसके लिए किस बात का रिक्वायरमेंट है, केवल हमको ये जानना है। हमको ये जानना होगा कि अगर हमको ये पता हो कि कोई दी गई राशि अन्य राशियों से किस प्रकार संबंधित है, तो हम आसानी से उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके विषय में लिखते हैं, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है तो उस राशि की उन राशियों से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर हमें यह पता है कि कोई राशि अन्य राशियों से किस प्रकार निर्भर करती है, तो हम उस राशि की उन राशियों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि इनका क्या फार्मूला होगा। इस बात को भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। बिना एग्जाम्पल ये बात समझाना थोड़ा सा कठिन होगा। तो हम देखते हैं कि हम एक राशि लेंगे और बताएंगे कि यह राशि अन्य राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है, किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो आसानी से हम उनमें संबंध स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको हटा रहे हैं, इसके हेल्प से यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए वृत्तीय गति करते हुए किसी कण पर लगने वाला ये लगने वाला अभिकेंद्र बल उस कण के द्रव्यमान तथा वेग एवं मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करता है। मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। तो बल का सूत्र प्राप्त करें। वृत्ति गति करते हुए किसी कण पर लगने वाला बल, लगने वाला अभिकेंद्र बल उस कण के द्रव्यमान तथा वेग एवं मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बल का सूत्र प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पर एक कण है जो कि वृत्ति गति कर रहा है, उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वो उस कण के द्रव्यमान, उसके वेग और उसके पथ की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो बताना है हमको कि वह बल, उस बल का क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीमा का हेल्प लेते हैं। और बीमा का हेल्प किस लिए लेते हैं, किस तरह लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम सलूशन निकाल रहे हैं। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए मानेंगे, माना अभिकेंद्र बल, इसको हम F से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान यम की घात a पर, वेग v की घात b पर एवं त्रिज्या r की घात c पर निर्भर करता है। ये भाषा है। आपने क्वेश्चन में देखा कि कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है उस कण के द्रव्यमान, वेग और मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो मान लिया गया कि जो बल है वो द्रव्यमान के a घात पर, वेग के b घात पर और त्रिज्या के c घात पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल टू m पर पावर a, b पे पावर b एंड r का पावर लिख देते हैं c। डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली हम मान लेते हैं m पर पावर a, b पर पावर b और r पर पावर c। अब हम करते क्या हैं, दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। यहां से अगर हम देखें थोड़े समय के लिए तो इंप्लाइज करके F बराबर हम लिख सकते हैं, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट आ जाएगा, m पे पावर a और b पे पावर b और r पे पावर c हो जाएगा। अब हम करते सिर्फ इतना है कि दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं। तो हम दोनों पक्षों की यहाँ बीमा लिखेंगे। देखिए दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, देखिए दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे तो F की बीमा, बल की बीमा क्या होता है, m l t पर -2। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपको पता है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ये इस प्रकार की कांस्टेंट की। तो ये हो जाएगा m, स्मॉल m का m हो जाएगा, उस पर पावर a है। v का lt पर -1 हो जाएगा जिस पर पावर b है, और r का n हो जाएगा जिस पर पावर c है। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा m पर मिलेगा a, l पर मिलेगा b और t पर मिलेगा -b और l पर यहाँ है c। देखिए कुछ पल के लिए हम इसको यहाँ पर पैक कर लेते हैं। अब ये l का पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो l का पावर हम देखें, जो l का पावर है यहाँ पर हम m l t पर -2 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है m पर पावर a है, l पर b है, तो ये b और ये c ऐड हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा m, l पर हो जाएगा b प्लस c और t पर जो है हमारा कितना है, माइनस में b है। अब हम बीमा लिखने के बाद क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं।
दोनों पक्षों में क्या करते हैं, घातों की तुलना। यहां पर हम करेंगे घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना से। तो घात हमारा देखिए m पर पावर a, यहाँ पर a है तो m पर पावर a है तो a बराबर कितना मिला 1। m पर पावर a और m पर पावर a बराबर कितना हुआ 1 हो गया। और देखिए l का पावर 1 है और l का पावर b प्लस c है तो यहाँ पर हम b प्लस c बराबर देखिए इस l का पावर यहाँ पर लिख देंगे 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन बना लेंगे। और b को ध्यान से देखिए t का पावर -2 और t का पावर यहाँ पर माइनस में b है तो हम लिख सकते हैं -b इक्वल टू -2। तो b से b माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 2 और a का मान कितना है 1। बचा c का मान, तो अगर हम b प्लस c में b बराबर 2 रख दें तो c का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ रख देंगे 2 प्लस सी इक्वल टू हमारे पास 1 है। देखिए b प्लस सी, b का मान है 2 तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, c बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 दिस इक्वल टू -1। तो ये है c का मान। अब a, b और c का मान हम यहाँ पर ला करके रखते हैं। यहाँ पर ला करके रखेंगे तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, इसको हटा लेते हैं हम। देखिए तो हम यहाँ पर f इक्वल टू पाएंगे k है हमारे पास, उसके बाद से m है, m पर 1 हो जाएगा, b है, b पर 2 हो जाएगा और r पर -1 हो जाएगा। देखिए a का मान हमने 1 रख दिया यहाँ पर, b का मान हमने 2 रख दिया यहाँ से और c का मान हमने -1 रख दिया यहाँ से। अब हमको पता है कि जो क्वांटिटी माइनस होती है उसको नीचे हम कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा k m v² अपान में हो जाएगा r। और प्रयोग के माध्यम से जो k का मान होता है वो 1 होता है तो f बराबर हमको मिल जाएगा m v² अपान में r। तो ये फार्मूला है। अभी हमने mv² बराबर mv² लेकर के परीक्षण करने को कहा था आपसे। परीक्षण हम लोगों ने किया था तो दोनों पक्ष बराबर था और इस इक्वेशन में आपने देखा कि केवल वृत्तीय गति करने वाला जो अभिकेंद्र बल था वो पिंड के द्रव्यमान पर, उसके वेग पर और पथ की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा था। तो हमें बताना था कि उस बल का मान कितना होगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी फार्मूले को या किसी भी कण पर लगने वाले बल या इस तरह से जो भी फार्मूले हमको मिलते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब हम इस जैसा एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इस जैसा एक और एग्जाम्पल हम लेकर देख लें। देखिए हम एक और एग्जाम्पल्स लेकर देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप का। ऐसे देखिए हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए किसी जल का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन पर निर्भर करता है। आयतन पर निर्भर करता है। तो हमें घनत्व का सूत्र बताना है। घनत्व का सूत्र बताएं। सिर्फ हमको ये पता है कि किसी पिंड का जो घनत्व होता है वो उसके द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है।
और हम बताना चाहते हैं कि घनत्व का क्या फार्मूला होता है। तो देखिए बीमा हमें इतना हेल्प करता है कि केवल हम ये जान जाएं कि कोई अमूक राशि, कोई अज्ञात राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उस अज्ञात राशि का उन राशियों से संबंध बता सकते हैं। आप देख लें, जल का घनत्व जो है द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर कर रहा है। हम आसानी से घनत्व का सूत्र बता सकते हैं। करना क्या होगा, थोड़ा सा बस हमको मानना होगा। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मानना क्या है, मान लेंगे, देखिए माना घनत्व, घनत्व को हम v से प्रदर्शित कर लें। घनत्व द्रव्यमान, द्रव्यमान के एक घात पर तथा आयतन के b घात पर निर्भर करता है। b घात पर निर्भर करता है। एक चीज का याद हमको रखना, एक चीज का ध्यान हमको रखना है कि संबंध हम उन्हीं राशियों का बता सकते हैं जो गुणा और भाग से संबंधित हो। प्लस माइनस वाले संबंध का हम केवल जांच कर सकते हैं, उनको बता नहीं सकते, मतलब उनको प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन जो राशियां प्लस माइनस से संबंधित हैं, जितने फार्मूले केवल गुणा अथवा भाग से संबंधित हैं, हम बीमी विधि द्वारा उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। केवल हमको ये जानना होगा कि यह राशि जो है किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो घनत्व है d द्रव्यमान के a घात पर और आयतन के b घात पर निर्भर करता है, तो हम d प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं m पर पावर a और v पर पावर b। ध्यान रहे कि आयतन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, v से, और द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ v क्या है, आयतन है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हम लोग वेग को भी v से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं चाल को भी v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर v क्या है, आयतन है। इस बात का ध्यान देंगे, हमने यहाँ लिख नहीं पाया है, तो ये आयतन है। तो देखिए हम दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। अब इसके लिए हमें घनत्व की बीमा पता होना चाहिए। तो घनत्व बराबर होता है, आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का होता है m और आयतन का होता है l का q। तो सॉल्व करेंगे तो ml पर -3 हो जाएगा, ये हमको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करें अगर, तो देखिए d की बीमा जो हो जाएगी, d की बीमा वो हो जाएगी m l पर -3, और m की बीमा हमको पता ही है, m की बीमा हम जानते ही हैं, हमको m पता है, और आयतन की बीमा हम जानते हैं, v की बीमा जो कि आयतन है, v क्या है, आयतन है। तो ये कितना हो जाएगा, l पर 3 हो जाएगा। अब इन सभी मानों को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए हम इस मान को इसमें पुट करें तो हमें मिलेगा m l पर -3, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है, हमको पता ही है, यहाँ k लगा सकते हैं। चलिए यहाँ हटाते हैं, m का m हो जाएगा, उस पर पावर a है, और l का 3 हो जाएगा, उस पर पावर b है, यानी m पर a और l पर हो जाएगा 3b, और यहाँ कितना है, m l पर -3 है। तो देखिए तुलना करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना किसकी की जाती है, घातों की। तुलना किसकी करते हैं, घातों की करते हैं। देखिए m पर पावर 1 है और इस पर पावर a है, a बराबर कितना मिला, 1, और b पर पावर देखिए l पर -3 है और इस पर 3b है, तो 3b बराबर -3 करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए
ए का मान हमने 1 निकाल लिया, बी का मान हमने -1 निकाला। अब ये दोनों मान हम यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए d बराबर हमको मिलेगा k m पर 1 और v पर -1। ठीक है, तो देखिए d बराबर हो जाएगा k m बाई v, हो गया। अभी k हमको पता है, मैक्सिमम केसेस में ये 1 होता है इसका मान, तो अगर हम k बराबर 1 रख दें ऐसे 1, तो हमें d बराबर कितना मिलेगा, m/v। अभी आपने देखा कि हमने घनत्व को बताया, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो ये सारी चीजें जब तक हमें उसकी जैसे जितनी राशियों के विषय में वो जिक्र कर रहा है, उन सभी राशियों का हमें बीमा पता होना चाहिए। अगर सभी राशियों का हम बीमा जानते हैं, हम जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उनका फार्मूला क्या हो रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा बीमाओं का उपयोग, और देखा आपने कि कितना आसान था ये। अब इसके हेल्प से हम किसी भी, हमने बीमा के हेल्प से क्या क्या किया, एक राशि को दूसरे, एक राशि के पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदला, समीकरण के संतुलन का जांच किया, और यहाँ पर हमने विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया। अब देखिए बीमा क्या नहीं कर सकता है, इसको जान लें थोड़ा सा। तो यहाँ हम बीमा रीति के दोष को जान लें। रीति का दोष, विधि या रीति एक ही है। तो देखिए इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके सहायता से हम किसी नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते। क्या नहीं कर सकते, किसी नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब किसी नियतांक का मान हम इसके सहायता से नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद से देखिए जिस समीकरण में लाग हो, साइन कास हो, मतलब साइन थीटा कास थीटा, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो, लाग साइन कास थीटा वाले, या कोई चरघातांकी हो, घातांकीय पद हो, उन्हें पद हो, उनकी जांच नहीं कर सकते, उनकी जांच नहीं कर सकते। मतलब किसी समीकरण में अगर लाग वाला पद है, त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा वाला पद है, या चर घातांकी जैसे मान लीजिए e पे पावर x हो गया, a पे पावर x हो गया, इस तरह के अगर पद हैं तो हम उस इक्वेशन का न तो निर्धारण कर सकते हैं और ना ही उसके संतुलन की जांच कर सकते हैं। तो ये कुछ बीमीय विधि की कमियां हैं, समझ लें कि वो किसी नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकता, और जिसमें लाग हो, साइन कास हो, या चरघातांकी पद जो हो, उस जैसे समीकरण का ये ना तो परीक्षण कर सकता है और ना ही उनको निकाल सकता है, उनको प्रूव कर सकता है। तो ये था बीमीय विधि, और इसके साथ ही आपका फर्स्ट लेसन फिनिश होता है। थैंक्स।